अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। 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 अब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? चलें। स्क्रीन शेयरिंग नज़र आ रही है आप सबको? हेलो। ब्लर शो हो रही है, आपका शायद नेट की स्पीड अच्छी नहीं होगी। बाकी सबको कैसे नज़र आ रही है? ब्लर नज़र आ रही है कि ठीक नज़र आ रही है? जी। जिनको नज़र नहीं आ रहा वो व्हाट्सएप से ओपन कर लें अपने। सब पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं कि स्टार्ट करें? सही है। अच्छा, तो क्लास है ना, आप स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, तो आते रहेंगे स्टूडेंट्स, जो आते रहेंगे वो ज्वाइन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपकी कंप्लीट बुक के हैं, मतलब फ़ाइनल तक जितने भी हैं ये कंप्लीट। और जो हमारी आउटलाइन के मुताबिक हमारी बुक थी ये उसी के मुताबिक ही हैं। जो हमारी बुक थी पीटर नॉर्थन की, तो ये उसी से ही एमसीक्यूज़ ले गए हैं। तो मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो हम पढ़ चुके हैं, कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने नहीं पढ़े। तो कोशिश करेंगे उनकी भी है ना, डिफरेंट टॉपिक्स को है ना नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, इनको देखते हैं कि इस तरह के आपके एमसीक्यूज़ होंगे मिड टर्म्स में भी और फाइनल में भी।
और इन एमसीक्यूज़ का जो मकसद है वो आपके फाइनल्स के लिए है, क्योंकि फ़ाइनल उम्मीद है आपके ऑनलाइन होंगे और वो एमसीक्यूज़ ही होंगे। तो तकरीबन यही एमसीक्यूज़ ही होंगे, कम्प्लीटली हमारे कोर्स के मुताबिक हैं। जो कोर्स से आउट ऑफ होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि ये कोर्स से नहीं है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय कंप्यूटर अवेलेबल। तो सबसे पहले तो आपने, वालेकुम सलाम जी, जी हमने भी अभी स्टार्ट की है क्लास। तो मैं ये बता रहा था, ये जो आपके एमसीक्यूज़ हैं ये तो आपके कंप्लीट कोर्स के हैं, फाइनल तक के। और जो आपकी जो बुक है पीटर नॉर्थन वाली, जो वहाँ से ही एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं। और कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ अभी हमने पढ़ने हैं। तो जो एमसीक्यूज़ आपके कोर्स से अलावा होंगे, जो टॉपिक्स के अलग होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बुक ऑलरेडी व्हाट्सएप पे सेंड कर दी है, आप वहाँ से इसको ओपन करके आप देख सकते हैं। तो यही आपकी जो कोर्स आउटलाइन है उसमें भी यही बुक आपको रिकमेंडेड की गई है। तो ये वहीं से ही एमसीक्यूज़ ले गए हैं। उम्मीद है जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनके जो एमसीक्यूज़ होते हैं बेसिकली इन्हीं मतलब लिंक से उठाया जाता है, बेसिकली इंटरनेट से ही उठाए जाते हैं। तो ये मुझे अच्छे लगे तो फिर मैंने आपके लिए ये फिर सर्च किए, और इसके लिए अकाउंट चाहिए था, वो अकाउंट बनाया और उसके बाद मैंने डाउनलोड करके आपके साथ शेयर कर दिए। तो इनको डिस्कस जी मिड टर्म में नहीं, मिड टर्म में आपके 20 एमसीक्यूज आएंगे 20 मार्क्स के। इसमें से सिलेबस वही होगा जब नहीं, इसमें से नहीं होंगे। वो जो एमसीक्यूज होंगे मैं आपको ग्रुप में आपके शेयर कर दूंगा विद आंसर, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फाइनल्स के लिए है, क्योंकि फाइनल का पेपर मैंने सेट नहीं करना, फाइनल का पेपर आपका यूनिवर्सिटी ने सेट करना है। समझ आ रही है? जो मिड के आपके एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे, आप उसकी फिक्र मत करें। जब मैं पेपर सेट करूंगा मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ अब नज़र आ रही है? ठीक है। तो जो हमारे अब 40 मार्क्स, जी 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 ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप पूछ लीजिए। जी ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वेलकम। आपके 40 मार्क्स आपके कॉलेज के हाथ में होंगे, 20 मार्क्स आपके मिड टर्म के हैं और 20 मार्क्स आपके सेशनल मार्क्स हैं। जो सेशनल हैं वो आपके कॉलेज ने आपको प्रोवाइड करने हैं। जो मिड टर्म के हैं वो आपके 20 मार्क्स इंशाल्लाह फुल लग जाएंगे। वैसे बाय रूल तो असाइनमेंट्स के होते हैं, लेकिन आपके कॉलेज में असाइनमेंट्स वगैरह बहुत कम ही लिए जाते हैं। तो इस वजह से फिर आपके है ना क्या कहते हैं, इसीलिए आपके जो 20 मार्क्स हैं हाँ क्लास पार्टिसिपेशन के होते हैं, अटेंडेंस के होते हैं। तो उम्मीद है कॉलेज वैसे आउट ऑफ 20 में से 18 मार्क्स दे देता है, 18 19 4 मार्क्स नहीं देता। तो आपके ओवरऑल 40 में से 38 39 37 मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है। और ये मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, बाद में मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी कर देना है। जिनका मिस हो जाए तो वो वहाँ से देख सकते हैं। जी अच्छा, अब ये एमसीक्यूज़ है। फर्स्ट एमसीक्यूज़, वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय कंप्यूटर अवेलेबल। अब ये जो स्टेटमेंट बोल रही है कि जो आपके प्रोग्राम्स हैं
वो कहाँ पर कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं और कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले में तो स्टेटमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज्ड, जो आपके प्रोग्राम्स हैं और जो डाटा हैं वो कैसे यूज होते हैं और कंप्यूटर में कहाँ अवेलेबल होते हैं। तो इसका आंसर उसने बताया स्टोरेज। स्टोरेज में आपके क्या आ जाता है, आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है। तो आपका जो भी डाटा, जहाँ आपका डाटा ऑब्वियस है हार्ड डिस्क की किसी पार्टीशन में सेव होगा। तो ये वही बात कर रहा है कि आपका डाटा कहाँ सेव होता है और कहाँ पर अवेलेबल होता है। तो ऑप्शन इसमें से क्या बेस्ट होगा, स्टोरेज। अगर हार्ड डिस्क होता तो आप हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर सकते थे। उसके बाद है अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय अ प्रिंटर। अब पैरेलल पोर्ट क्या होती है, जो आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जिसको हम एक पैरेलल पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता है आपकी प्रिंटर एक पैरेलल डिवाइस है जो हम किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर प्रिंटर है। प्रिंटर इसलिए है कि ये है ना तरतीब रखता है, जो फर्स्ट कमांड आएगी उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। जो आपके बाकी हैं, माउस हो गया, आपके मॉनिटर हो गए, आपके एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, वो पैरेलल पोर्ट नहीं होती। पैरेलल का मतलब कि आपके सेट ऑफ कमांड्स को एक पैरेलल में तरतीब दे देते हैं। ठीक, क्लियर है जी। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर्स फॉलो अ सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड GIGO विच मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो कंप्यूटर का बेसिक प्रिंसिपल है वो मतलब गार्बेज इन और गार्बेज आउट का है। गार्बेज इन से मुराद आप डाटा एंटर करते हैं और डाटा को डिलीट करते हैं। तो ये बेसिकली आपके कंप्यूटर का बेसिक प्रिंसिपल, सिंपल प्रिंसिपल होता है। उसके बाद आ जाता है अरेंज द फॉलोइंग डिवाइसेस। कंप्यूटर्स फॉलोज, ये इसका बताया, ये आपका ऑप्शन है नंबर 1, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो जितने भी कंप्यूटर हैं आपके बेसिकली यही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, डाटा को एंटर कर रहे होते हैं या डाटा को अपनी स्टोरेज से डिलीट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप हार्ड डिस्क में कोई डाटा कॉपी करते हैं या हार्ड डिस्क से कोई डाटा आप डिलीट करते हैं। तो इसी को कंप्यूटर का सिंपल प्रिंसिपल कहा जाता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग डिवाइसेस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड। अब वो बात कर रहा है कि ये जो डिवाइसेस हैं जो उसने ऑप्शन में दिया है, रैम दी है, हार्ड डिस्क दी है, कैशी दी है, फ्लॉपी दी है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब में देना है। अब डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में सबसे पहले छोटा आता है, असेंडिंग में सबसे पहले बड़ा आएगा। मतलब बड़े से मुराद ये है किसकी सबसे कम स्पीड है। ठीक है, समझ आ रही है। सबसे पहले आपकी आएगी फ्लॉपी। ठीक है, फ्लॉपी कौन सा ऑप्शन है, डी। तो ये थर्ड में देखें सबसे पहले डी ऑप्शन आया हुआ है फ्लॉपी का, नज़र आ रहा है आपको, डी में फ्लॉपी है। उसके बाद फिर बी में आपकी हार्ड डिस्क, सबसे स्लोवेस्ट जो मीडियम है, मतलब जिससे कहते हैं सबसे स्लो स्पीड जिसकी है वो फ्लॉपी की है। ठीक है, उसके बाद है आपका हार्ड डिस्क, उससे थोड़ी सी फ्लॉपी से फास्ट होती है लेकिन कंपेयर टू रैम और कैशी उनसे स्लो होती है। फिर आपकी हार्ड डिस्क का नंबर आता है। ठीक है, फिर उसके हार्ड डिस्क के बाद आपकी रैम का नंबर आता है। उसके बाद रैम ज़रा ज़्यादा फास्ट है हार्ड डिस्क से और आपकी फ्लॉपी से। फिर एंड में आपकी कैशी का ऑप्शन आता है। ठीक है, इस MCQs को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आपका इनमें से फास्टेस्ट मीडियम कौन सा है, रैम, हार्ड डिस्क, कैशी और फ्लॉपी में से सबसे फास्टेस्ट कौन सी है। तो आपने कैशी सेलेक्ट करना है, कैशी मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, रैम से भी ज़्यादा फास्ट है। समझ आ रही है, इन द सेंस ऑफ स्पीड, जी जी, इन द सेंस ऑफ ट्रांसफरिंग स्पीड, कि आप डाटा ट्रांसफर स्पीड कि एक सेकंड में कितना डाटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से ये सबसे ज़्यादा फास्ट आपकी कैशी मेमोरी है। और कैशी से भी ज़्यादा फास्ट अगर ऑप्शन आ जाता है, कैशी से ज़्यादा फास्ट आपके रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट मीडियम आपका रजिस्टर है, उसके बाद कैशी है, उसके बाद रैम है, फिर एंड में आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी वगैरह आते हैं। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट आपके रजिस्टर्स होते हैं। अगर यहाँ पर रजिस्टर होता ऑप्शन में तो आपने रजिस्टर्स को ही सिलेक्ट करना था।
ये भी एक मेमोरी की तरह होते हैं, जिस तरह आपकी रैम है इसी तरह आपकी एक कैशी है। तो इससे कैशी से भी एक स्मॉलेस्ट मीडियम होता है रजिस्टर्स, जिसके अंदर हम सिर्फ एक वैल्यू रख सकते हैं। एक वैल्यू का मतलब ये होता है 1 एक वैल्यू है, 2 एक वैल्यू है, 10 एक वैल्यू है, तो उसके अंदर सिंपल हम एक वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, इस वजह से ना आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। जब हम ये सीपीयू वाला टॉपिक कवर करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये सारे एक सीपीयू का पार्ट होते हैं, रैम, कैशी, रजिस्टर्स। ठीक है, ये सारे मिलके सीपीयू बनाते हैं। बस अभी आपको ये याद करना है, सबसे पहले सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर्स होते हैं, उसके बाद कैशी का नंबर आता है, फिर रैम का नंबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आ जाएं। व्हाट इज द कॉमनली, हाँ जी फ्लॉपी एंड में है, हाँ जी फ्लॉपी एंड में है। अगर सीडी रोम आ जाए तो सीडी रोम फ्लॉपी से फास्ट है। ठीक है, फ्लॉपी फिर भी सबसे एंड में आएगी, सीडी रोम थोड़ा सी फास्ट है लेकिन हार्ड डिस्क से कम है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ये ऊपर हम डाटा ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे, ट्रांसफरिंग स्पीड की। अब वहीं कह रहा है कि इन स्पीड को हम किस यूनिट में हम मेजर करते हैं। तो इसका आंसर है बिट्स पर सेकंड में हम इनको मेजर करते हैं, इनकी स्पीड को, कि कितने बिट्स पर सेकंड ट्रांसफर रेट है या डाटा ट्रांसमिशन रेट है। समझ आ रही है? इसका ऑप्शन आएगा बिट्स पर सेकंड। उसके बाद है which one among the following is not included in the basic functions of operating system। अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 फंक्शंस होते हैं, जॉब शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट और इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है जॉब कंट्रोल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन में नहीं आता। ठीक है, उसने ये पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शंस में नहीं आता। तो जॉब कंट्रोल इनके बेसिक फंक्शन में नहीं आता। ठीक है, समझ आ रही है? ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा कवर होगा, क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके कितने फंक्शंस होते हैं। बेसिकली 4 फंक्शंस होते हैं, ये बाकी 3 तो हैं, और फर्स्ट फंक्शन होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो वो इसमें मेंशन नहीं था, इस वजह से जॉब कंट्रोल है वो इसका फंक्शन नहीं है। उसके बाद आ जाता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउस। अब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होती है? आपके मोबाइल में भी है। ब्लूटूथ क्या करती है? वायरलेस कम्युनिकेशन करती है। मतलब आप विदाउट वायर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। इसको क्या बोला जाता है? वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट्स। अब मोबाइल को या किसी डिवाइस को किसका नाम दे रहा है? इक्विपमेंट का नाम दे रहा है। ठीक है, ये एमसीक्यूज आपके पीपीएससी के रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली यही एमसीक्यूज ही पीपीएससी में ही पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम हमारे कोर्स में है लेकिन अभी हमने तक पढ़ा नहीं है। अब वो ये कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम करेक्ट इज आर। वो पूछ रहा है इन दोनों में से कौन सा नेटवर्क क्राइम का ठीक है या लीगल है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो उसने 1 ऑप्शन क्या है कि इट विल फैसिलिटेट रियल टाइम एक्सेस ऑफ क्लासिफाइड क्रिमिनल डाटा टू द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़। अब वो क्या कहता है कि क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम में क्या होता है, आप किसी बंदे का डाटा एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल उसका आईडी कार्ड एंटर करते हैं, तो वो क्या कहते हैं रियल टाइम पर सर्च करके आपको बताता है इसके खिलाफ कितनी एफआईआर हैं, क्या ये पहले मुजरिम रह चुका है कि नहीं रह चुका। तो ये कहाँ से चेक करता है? वो किसी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी से चेक करता है, जो हमारी पुलिस है या हमारी आईएसआई है। तो वो सिस्टम में सिर्फ आईडी कार्ड नंबर एंटर करते हैं और उसके अगेंस्ट पूरा रिकॉर्ड हमें मिल जाता है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो ये कहना चाह रहा है दूसरे ऑप्शन में कि ये कोई नेटवर्क, ये जो सिस्टम बनाया जाता है ये नेटवर्क, मतलब जो नेटवर्क बना रहा वो बनाता है, बेसिकली वो नहीं बनाता। ये किसी भी कंट्री का, हर कंट्री का अलग से रूल है। पाकिस्तान में क्रिमिनल रूल्स कुछ और हैं, अमेरिका में कुछ और हैं।
तो ये हर कंट्री अपने क्रिमिनल रूल्स खुद बनाती है, लेकिन सबका मकसद क्या होता है कि ये चेक करना कि इस पर्सन का कोई क्राइम के साथ पहले लिंक है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन यही बनता है, इट विल facilitate real-time access of classified criminal data to the law enforcement authorities। ये आपका बेसिकली कोर्स में लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको फिर ये समझ आ जाएगा कि ये MCQs क्या ना क्या जाता है। कोशिश की है समझाने की, आपको उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट MCQs आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको क्लास में पढ़ा चुका है। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया है कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, मतलब 8 डिजिट्स होते हैं 0 1 की कॉम्बिनेशन में। आपको अगर याद है तो ठीक है, ये आपको याद है ना 8 बिट्स वाला, इसकी हमने कन्वर्जन भी पढ़ी थी। ये भी आप पढ़ चुके हैं इन्हें। हाँ जी बिल्कुल, ये भी आप नेक्स्ट MCQs भी आप पहले पढ़ चुके हैं। इनएक वाज एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, हमने इनएक को डिटेल में स्टडी किया था, इसकी एब्रीवेशन भी हमने स्टडी की थी। इसमें एब्रीवेशन नहीं बताई गई, तो आप अपने लेक्चर 1 खोल के देखेंगे तो इनएक हम कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इनएक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होती हैं। आज हम जो यूज़ कर रहे हैं, या जो आपके स्क्रीन के सामने, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका वो नाम ले रहा है यूनिक्स का। ठीक है, यूनिक्स भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम उनको डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और सुपर कंप्यूटर्स में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यही MCQs पूछा जा रहा है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर। ये तमाम सिस्टम्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। हम कंप्यूटर्स के टाइप्स पढ़ चुके हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स, ये हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का हमने नहीं पढ़ा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टाइप है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये जब हम पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हम विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 8 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, विंडोज़ की तरह ही। जी इसकी, हाँ जी, इसकी एब्रीवेशन भी है। इसकी एब्रीवेशन आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। इसकी एब्रीवेशन है, एक मिनट अभी बता देता हूँ मैं आपको। इसकी एब्रीवेशन है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम इसकी एब्रीवेशन है, और ये 1969 में बनाई। यूनिप्लेक्स्ड, हाँ जी, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, ये 1969 में बनाई गई थी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज़ की तरह ही, जैसे आपके सामने ये ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ का, मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, इसी तरह यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आ जाता है, देयर आर सेवरल प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ प्रोसीजर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्रोसीजर्स। अब हमने ये प्रोसीजर्स पढ़े नहीं हैं। ठीक है, तो बेसिकली आंसर फायरवॉल डेवलपमेंट कह रहा है। टेस्टिंग भी एक प्रोसीजर है। अब ये प्रोसीजर किसकी बात कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसीजर्स की बात कर रहा है, कि सॉफ्टवेयर जब डेवलप किया जाता है उसके कितने प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग भी एक सॉफ्टवेयर प्रोसीजर है, बैकअप एंड रिकवरी भी एक टेस्टिंग प्रोसीजर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का प्रोसेसिंग है, और इसकी तरह डिज़ाइनिंग भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोसीजर है, लेकिन फायरवॉल डेवलपमेंट नहीं है। अब फायरवॉल डेवलपमेंट ये होता है कि आपके कंप्यूटर में किसने एंटर करना है और किसने एंटर नहीं करना, तो इसका फैसला कौन करेगा, आपके फायरवॉल डेवलपमेंट करती है। अब फायरवॉल एक चौकीदार की तरह है। जैसे आपके कॉलेज में किस स्टूडेंट्स को आने देना है, जो स्टूडेंट नहीं है उनको नहीं आने देना, इसका फैसला एक आपका चौकीदार करता है, या जो आपका जो सेफ्टी गार्ड होता है, जो आपके
कॉलेज में थेरा होता है तो वो फैसला करता है। तो बेसिकली ये वही काम फायरवॉल डेवलपमेंट करती है, कौन से डाटा को आपके कंप्यूटर में आने देना है, वो कौन से डाटा को नहीं आने देना। ये जब हम पढ़ेंगे तब आपको इसकी बेटर समझ आएगी। अच्छा, उसके बाद है ऑल ऑफ द लॉजिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन डन बाय कंप्यूटर हैपन इन ऑन द सेंट्रल प्रोसेसिंग। अब वो कह रहा है जितने भी आपके लॉजिकल या मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, अब वो बात कर रहे हैं कि आपके जितने भी लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो कौन परफॉर्म करता है, वो आपका सीपीयू परफॉर्म करता है। सीपीयू की एब्रीवेशन क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, समझ आ रही है? ये तो बहुत इजी था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके तमाम लॉजिकल ऑपरेशंस और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। उसके बाद आ जाएं, द कनेक्शन बिटवीन योर कंप्यूटर एट होम एंड योर लोकल ISP इज कॉल्ड। अच्छा, अब इसको वो कह रहे हैं कि क्या बोलेंगे कि आपके जो है ना घर का जो कंप्यूटर है और जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो हम उसके दरम्यान में जो होता है वो उसको हम होम पेज बोलते हैं। द कनेक्शन बिटवीन योर कंप्यूटर एट होम एंड योर लोकल ISP इज कॉल्ड द होम पेज। बेसिकली होम पेज क्या कह रहा है? जैसे ही आप ब्राउज़र ओपन करते हैं, अब मैंने ये ब्राउज़र ओपन किया है तो सबसे पहले अब ये मेरे पास जो सा भी पेज आएगा वो एक होम पेज होता है। मैंने गूगल को होम पेज रखा हुआ है, तो वो इसी की बेसिकली बात कर रहा है कि जैसे ही आपके कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के दरमियान, अब ये यहाँ जो मैं लिखूँगा तो तब जाके इंटरनेट पे सर्च होगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ कुछ टाइप नहीं किया तब तक मैं अपने कंप्यूटर में हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर कोई सिलेक्ट करूँगा तो ये मुझे कहाँ ले जाएगा? इंटरनेट पे ले जाएगा। और ये जो दरमियान रास्ता है ये आपका होम पेज है, इसी की वो बात कर रहा है। जो आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के दरमियान का जो होता है वो आपका होम पेज होता है। उस टाइम होम पेज मेरा बाय डिफ़ॉल्ट गूगल है, आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए, व्हेन स्पीकिंग ऑफ कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट रेफर्स टू। अब वो बात कर रहा है जब हम कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं, तो आंसर बता रहा है बोथ C एंड D। अब C ऑप्शन क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा दैट हैज़ बीन इनपुट इनटू द कंप्यूटर। और D ऑप्शन भी तो बेसिकली यही है। ये वही बात कर रहा है कि आप क्या ना इनपुट आउटपुट क्या परफॉर्म करते हैं। इनपुट क्या करता है कि आप डाटा जो आपने एंटर करना होता है कंप्यूटर में, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा दैट हैज़ बीन इनपुट इनटू कंप्यूटर। और आउटपुट क्या होता है? जो डाटा आपने शो कराना है। ठीक है, बेसिकली ऑप्शन होना चाहिए 1 and 3। एनी डाटा प्रोसेसिंग दैट अकर्स फ्रॉम न्यू डाटा इनपुट इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन होगा द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा दैट हैज़ इनपुट इनटू द कंप्यूटर। इनपुट और आउटपुट को बेसिकली वो पूछ रहा है कि इनपुट क्या काम करता है और आउटपुट क्या काम करता है। इनपुट जैसे ही मैंने कोई बटन प्रेस किया, कोई माउस का बटन प्रेस किया, वो इनपुट है, और उसके बदले में जो रिज़ल्ट शो होगा वो मेरा आउटपुट है। बेसिकली ये MCQs गलत है, इसमें आंसर गलत बताया गया। ठीक है, उसके बाद आ जाएं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर ने करना क्या है। ठीक है, अब ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो हमने ओपन किया हुआ है, ये अडोब रीडर है। अब अडोब रीडर में क्या होगा कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस होंगी जिनकी हेल्प से ये प्रोग्राम रन हो रहा है, जो आपको इनपुट आउटपुट नज़र आ रहा है। तो इसी इन सिंपल वर्ड्स में कहूँगा कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल इस आंसर को हाईलाइट किया है, ये मैंने क्या किया कि एक इनपुट प्रोवाइड किया, ठीक है, उसके बदले में मुझे आउटपुट रिज़ल्ट मिला। तो आउटपुट रिज़ल्ट क्या हुआ कि ये एरिया हाईलाइट हो गया। ये ही बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ नॉन एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपकी ये इंस्ट्रक्शंस की सेट्स होते हैं जिनका आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। अब प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मैंने फॉर एग्जांपल इसको हाईलाइट करना, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो मैं इनपुट के स्टेप्स लूँगा तो वो स्टेप्स ये हैं कि मैंने लेफ़्ट क्लिक माउस का प्रेस किया
और प्रेस करते ही मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। तो ये मैंने क्या किया, मैंने प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढा। तो इसके सल्यूशन के कुछ स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स को आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। समझ आ रही है? यहाँ तक समझ आ रही है? अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया था मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। अब मेन मेमोरी कौन सी होती है? आपकी रैम होती है। रैम को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम रैम के बारे में एक लेक्चर में थोड़ा बहुत हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो आपकी मेन मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। रैम को आप प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं कंप्यूटर की। उसके बाद आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच कैन बी टॉट। अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, आप हमें किस तरह पता चलेगा इनमें से नहीं है? बेसिकली आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर आपने यूज़ नहीं किया कोई सॉफ्टवेयर तो आपको नहीं पता इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो वो कह रहा है ऑफ द शेल्फ विद अल्ट्रेशन ये सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, आप ये नेट पे लिखेंगे इन सॉफ्टवेयर्स के नाम तो डाउनलोडेड के लिए आ जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली मैंने भी यूज़ नहीं किए, ये पता नहीं कहाँ से ले उठा लिए इसने बुक में से। ये आपका कोर्स का पार्ट भी तकरीबन नहीं है। सो उसके बाद आता है डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। ये आपके कोर्स में है, ये जो आपकी हैकिंग का टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है, ये आपकी है। अच्छा, अब ये कहना ये चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपसे आपकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वो जो भी 2 नंबरी यूज़ करेगा, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा, उसको बोलते हैं फिशिंग स्कैम्स। ठीक है, फिशिंग स्कैम्स क्या होता है? बेसिकली आपके पास अक्सर आया होगा कि फेसबुक का पेज ही होता है। वो कहते हैं अगर कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, वो कहते हैं इस फेसबुक पेज पे लॉगिन करें। बाज़ाहिर वो फेसबुक का पेज लग रहा होता है, आपको ओरिजिनल फेसबुक लग रही होती है। जैसे ही आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हैं, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन पीछे जो हैकर बैठा हुआ है उसके पास चली जाती है। तो आपका बेसिकली लॉगिन तो आप होंगे नहीं फेसबुक पर, जो आपने उसको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड गलती से बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी आपने गलती से उसको दे दिया। अब वो आपकी जब चाहे आपकी फेसबुक आईडी ओपन कर सकता है। पेज आपको लग रहा होगा कि फेसबुक का ही है, पूरा का पूरा पेज सेम होगा, लेकिन ऊपर वेब एड्रेस चेंज होगा। जो आप धोखा खा जाएंगे, आप फेसबुक में लॉगिन करने लग जाएंगे, लेकिन आपके गलती से यूज़र नेम और पासवर्ड हैकर के पास चला जाएगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं फिशिंग स्कैम्स, जो आपसे धोखेबाजी में आपका यूज़र नेम या आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ली जाती है। इसको फिशिंग स्कैम्स बोलते हैं। स्पाईवेयर ये होता है कि अब जो है ना मेरे कंप्यूटर में एंटर होगा, ऐसी कोई ऐप होगी जिसको मैं एक्सेप्ट करूँगा तो वो मेरे इस सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएगा और मुझे पता नहीं होगा। तो वो मेरी इंफॉर्मेशंस को अंदर से चेंज भी कर सकता है, वो कोई इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट भी कर सकता है। वो फिशिंग स्कैम्स क्या होता है? ये आपको आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन जानने के लिए यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल आपका एटीएम का पिन कार्ड हो गया, या आपके फेसबुक की आईडी हो गई, या आपकी ट्विटर की आईडी हो गई। आपको वो पेज वहीं दिखाया जाएगा फेसबुक का, उस पर आपको कहा जाएगा कि लॉगिन करें। कोई भी लिंक आप ओपन कर रहे होंगे तो वो सामने आ जाएगा, तो आप ये लॉगिन करेंगे तो आप अपने फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट पे जा सकती हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हैकर के पास चली जाएगी। ठीक है, और कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? कंप्यूटर वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो मेरे कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रैश कर देते हैं। मेरा कंप्यूटर कोई भी प्रोग्राम रन ही नहीं कर सकता, वो मुझे एरर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? और स्पाईवेयर वो फिशिंग स्कैम्स में आते हैं, वो फिशिंग स्कैम्स में आते हैं एड्स आपके ना। तो आपको लग रहा होता है ये फेसबुक की है, लेकिन बेसिकली वो पीछे बैक एंड पे फेसबुक का एड्रेस नहीं होता। स्पाईवेयर ये होता है आपको पता भी नहीं चलता, आपके कंप्यूटर में एंटर होते हैं, आपको इवन खबर भी नहीं होती, और आपकी इंफॉर्मेशन लेकर वो चले जाते हैं, इवन आपको कभी पता भी नहीं चलता।
ठीक है, आपके कंप्यूटर का डाटा कॉपी कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से आपका डाटा लीक हुआ। और फिशिंग स्कैम्स क्या होते हैं, आपकी पर्सनल आइडेंटिटीज चोरी करते हैं, जैसे आपकी बैंकिंग का पासवर्ड हो गया, आपकी फेसबुक का पासवर्ड हो गया, व्हाट्सएप का हो गया, ट्विटर का हो गया, और आप खुद ही लॉग इन करके उसको अपना पासवर्ड देती हैं। ये फिशिंग स्कैम्स होते हैं। हम्म, हम्म, हाँ जी, हाँ जी, हम उसको गलती से अगर एक्सेस दे देते हैं तो वो हमारा लीक हो जाता है, जो भी डाटा है। बिल्कुल। हाँ, वो इसी में आएगा, फिशिंग स्कैम्स में आएगा। जी जी। चलें आगे, अब जहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, अब वो कह रहा है दी मेन जॉब ऑफ सीपीयू। अब मेन जॉब क्या होती है, कैरिड आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन। अब क्या होते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, क्या होते हैं, सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं। आंसर है आपका बोथ ए एंड सी। जो आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, वो आपके इनपुट्स होते हैं। जो आप उसको इनपुट प्रोवाइड करोगे और उस पर जो वो प्रोसेस करेगा और उस डाटा को सेव करेगा इंफॉर्मेशन में, ये आपके क्या आ जाते हैं, सीपीयू की मेन जॉब्स में आ जाते हैं। पहले तो वो देखता है कि मेरे लिए जॉब्स क्या हैं, इनपुट्स क्या हैं, भाई मैंने करना क्या है। इनपुट से मुराद कंप्यूटर ने करना क्या है। फॉर एग्जांपल आप उसको कहते हैं 2+2 का आंसर मुझे दो, तो ये 2+2 क्या होगा, इनपुट होगा। अब 2+2 को वो किस तरह 4 करता है और किस तरह वो आपको प्रेजेंट करता है, इसको प्रोसेस डाटा और इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रही है। इसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। अब वो कह रहा है कि इनमें से ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है। ऑप्टिकल डिस्क आपकी बेसिकली वो होती है जिसके अंदर, जिस तरह सीडी नहीं होती, सीडी के अंदर आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है, मतलब सीडी जिस तरह घूमती है तो इसके अंदर ऑप्टिकल डिस्क लगे हुए होते हैं। तो ये डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोल रहा है, जिसको हम डीवीडी बोलते हैं। अगर यहाँ पे डीवीडी का ऑप्शन ना होता, सीडी का होता, सीडी का एब्रीविएशन क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का क्या होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, ये दो आपको एब्रीविएशन भी आने चाहिए, पीपीएससी में अक्सर ये एब्रीविएशन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती है। ऑप्टिकल डिस्क आपके सीडी रोम, डीवीडी रोम होते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक डिस्क अगर आ जाए कहीं पर, मैग्नेटिक डिस्क कौन सी होती है, तो वो आपकी हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क के अंदर मैग्नेट्स यूज होते हैं। ठीक है, डीवीडी का ये यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क आपकी हार्ड डिस्क होती है। उसके बाद आ जाता है ये आपकी मेमोरी डिस्क में मेमोरी कार्ड्स आ जाते हैं, जिसके अंदर चिप्स यूज़ होती हैं। और डाटा बस डिस्क जो होती हैं, डाटा बस डिस्क आपकी यूएसबी टाइप होती हैं। मेमोरी डिस्क के अंदर आपकी यूएसबी भी आ सकती है, उसके अंदर भी चिप यूज़ होती है। बेसिकली आपकी जो डाटा बस होती है ना, डाटा बस एक वायर होती है जो डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपकी सीडी रोम की एलसीडी को मैंने प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करना है, तो वो मैं किस तरह कनेक्ट करूँगा, मैं किसी डाटा बस के थ्रू कनेक्ट करूँगा। तो डाटा बसेस आपकी वायर्स होती हैं जो सिस्टम के अंदर इंटरनली यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स, डीवीडीज, ऑल ऑफ दी अबव। ये तमाम के तमाम एग्जांपल्स आपके स्टोरेज डिवाइसेस के हैं। मैग्नेटिक डिस्क में आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, टेप्स के अंदर आपकी सीडी रोम्स आ जाएंगे, या वो पुराने टाइप की टेप्स होती थी, फ्लॉपी डिस्क वगैरह। ठीक है, इस तरह डीवीडीज, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अ पर्सन हु यूज्ड हिज और हर एक्सपर्टाइज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और डू डैमेज इज कॉल्ड हैकर। अब ये बेसिकली हैकिंग की डेफिनेशन है। वो क्या कह रहा है कि ऐसा पर्सन जिसको महारत हासिल हो कि वो आपके कंप्यूटर में
आपके कंप्यूटर तक पहुंच जाए इलीगली और उसको डैमेज भी कर सके, तो इसको क्या बोलते हैं? हैकर। समझ आ रही है? हैकर कभी भी आपसे पूछकर आपके सिस्टम में एंटर नहीं होगा, वो किसी धोखेबाजी से या कुछ करके इलीगली आपके सिस्टम में एंटर होगा, आपकी इंफॉर्मेशन को डैमेज करेगा अगर वो चाहे, अगर उसको कॉपी करना चाहता है वो कॉपी कर लेगा। तो ये हैकिंग होती है। ठीक है, समझ आ रही है? और स्पैमर क्या होता है? जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, स्पैमर ये होता है आपको फेसबुक की तरह ही पेज प्रोवाइड किया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसको लॉगिन करेंगे तो इस वेबसाइट पे आप एक्सेस हासिल कर सकते हैं या इधर जा सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वो स्पैमर आपकी इंफॉर्मेशन, आपका फेसबुक का आईडी उसके पास चला जाएगा। ये स्पैमर होता है। और एनालिस्ट और प्रोग्रामर, ये एनालिस्ट वो होता है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम है, ये लीगल तरीके हैं दोनों। एनालिस्ट और प्रोग्रामर क्या करते हैं? आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो आपको प्रॉब्लम है उसको एनालिस्ट क्या करेगा? पूरा एनालिसिस करेगा, क्या क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है, तो वो इसकी एक टेक्निक बनाएगा। और प्रोग्रामर क्या करेगा? उस टेक्निक को कोडिंग के अंदर कन्वर्ट करेगा। ये एनालिस्ट और प्रोग्रामर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो MCQs है ये आपके ऊपर ही है। अ पॉपुलर वे टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स विदाउट एवर गोइंग टू क्लासरूम, इसका ई लर्निंग। जो इस टाइम हम कर रहे हैं वो ई लर्निंग है, कि आप सब लोग क्लासरूम में नहीं हैं फिर भी आप कंप्यूटर के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? ई लर्निंग का। ठीक है, ये आपको शायद पता भी होगा, इवन अक्सर लोगों को ये पता होगा। अब नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन। अब वो क्या कह रहा है कि जो है ना, ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस जो रिजिड यूज़ करती हैं, जिनको मैग्नेटिक डिस्क का नाम भी दे रहा है। वहीं MCQs आ गया हार्ड डिस्क। जब भी मैग्नेटिक डिस्क का नाम आएगा तो आंसर आपने हमेशा हार्ड डिस्क ही लिखना है। आपकी मैग्नेटिक डिस्क में सिर्फ हार्ड डिस्क आती है। ठीक है, और हार्ड डिस्क के अंदर डाटा जो भी यूज़ करेंगे वो परमानेंट भी हो सकता है, मतलब जब तक सेव है वो सेव रहेगा, आपकी मर्जी जब आप उसको चाहें डिलीट कर दें। उसके बाद आ जाता है, अ सेल्स क्लर्क एट चेकआउट काउंटिंग स्कैनिंग अ टैग ऑन आइटम रेदर देन कीइंग इट इनटू द सिस्टम इज यूजिंग स्कैनिंग ऑटोमेशन। अब ये आपके उसमें नहीं है। आप कोई भी चीज़ परचेज करती हैं, अक्सर पे है ना बार कोड लिखा हुआ होता है, और बार कोड के साथ और एक शॉप्स पे आपने देखा होगा, शॉपिंग मॉल्स में बार कोड रीडर भी होता है। जैसे ही वो उसको लेज़र के थ्रू बार कोड को रीड करते हैं तो प्राइस और आइटम वो खुद ही लिखा जाता है, खुद ही बिल बनकर आपके साथ आ जाता है। आपने बड़े जितने भी जनरल स्टोर्स हैं उस पर देखा होगा बार कोड रीडर होता है, वो सिर्फ बार कोड से रीड करते हैं तो प्राइस वो खुद ही आ जाती है सिस्टम के अंदर। आपने देखा ही होगा अक्सर। अच्छा, वो पूछ रहे हैं मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजक्शन विद CPU। अब वो कहता है मेन मेमोरी किसके साथ मिलकर काम करती है, तो वो आपके CPU के साथ मिलकर काम करती है। रैम, CPU, कैशी, ये एक यूनिट है पूरा। तो मेन मेमोरी क्या बात कर रहे हैं? मेन मेमोरी रैम को बोल रहे हैं। रैम किसके साथ होती है? CPU के साथ ही अटैच होती है, उसके साथ मिलकर ही काम करती है। ठीक है, समझ आ रही है? वो दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। वो उसे ऑप्शन में फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ, आपने सही आंसर सेलेक्ट करना है। मेन मेमोरी जब भी नाम आएगा आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए, रैम की बात हो रही है। अब रैम के साथ तो मिलकर काम नहीं करेगी ना, रैम CPU के साथ मिलकर काम करेगी, उसका कॉम्बिनेशन CPU के साथ है। समझ आ रही है? बाकी सब भी हैं कि बाकी लीव कर गए हैं? अच्छा, बाकी कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, द कलेक्शन ऑफ लिंक्स थ्रू आउट द इंटरनेट क्रिएट्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कॉल्ड, ये ऑल ऑफ द अबव होते हैं। जैसे ये कोई वेबसाइट लिखते हैं आप, शुरू में www लगाते हैं। इस www के क्या फॉर्मेट है, ये हमारे टॉपिक में भी है पढ़ा, वर्ल्ड वाइड वेब।
ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे, वेब भी इसी के अंदर आ जाते हैं, इंटरनेट के अंदर आ जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब भी इसी के अंदर आ जाता है। तो ये ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव बनेगा। हम्म, हाँ जी, बात एक ही है, इसलिए तीनों ऑप्शन ही हैं, बात एक ही है। www लिख लो या वर्ल्ड वाइड वेब लिख लो या सिंपल वेब लिख लो, तो बात सेम है। हम्म, नहीं, केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर देखें, ब्राउज़र में जाते हैं ना, तो यहाँ पर एड्रेस www डॉट से ही शुरू होता है, ठीक है, तो उसके बाद .com लगाते हैं। तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये सिर्फ एक हम बताते हैं कि मैं इंटरनेट पे एक्सेस करना चाह रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब। तो जस्ट इतना ही इसका मकसद होता है। अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं मेन MCQs है, कैशी एंड मेन मेमोरी will lose their contents when the power is off, they are called volatile memories। ठीक है, समझ आ रही है। अब वो बात क्या कर रहा है कि कैशी और रैम कुछ जैसे ही शट डाउन करते हैं, इनके अंदर जो भी डाटा होता है वो इरेज हो जाता है। वो कहता है इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। जब भी या MCQs को इस तरह से भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी, ऑप्शन में होगा रैम होगा, रोम होगा, हार्ड डिस्क होगा, डिफरेंट होंगे। तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, रैम या कैशी, ये वोलाटाइल मेमोरी है। जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, इनके अंदर जो भी डाटा होगा वो लूज़ हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, समझ आ रही है। ऑप्शन में भी आपका 3 है, 3 ऑप्शन वोलाटाइल मेमोरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इस स्टेटमेंट से नहीं पूछा जाता है, स्टेटमेंट को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो वोलाटाइल मेमोरी आपकी कौन सी है, रैम है, और कैशी मेमोरी दोनों। ये वक्ती तौर पे अपने अंदर डाटा को सेव करती हैं, जैसे ही हमारा मकसद कंप्लीट हो जाता है तो डाटा इसके अंदर से डिलीट हो जाता है। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड फिक्सेस। अब ये हमारे टॉपिक में नहीं है, अब ये क्योंकि ये बुक है कम्प्लीटली IT की, इसके अंदर कोई 10-12 चैप्टर्स हैं, तो ये आगे जाके तकरीबन दरम्यान के जो चैप्टर्स हैं वो हमारे टॉपिक्स में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है स्टोरेज मीडिया सच एज अ CD रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन यूजिंग। अब वो कह रहा है कि भाई CD-ROM के अंदर कहाँ कैसे डाटा रीड और राइट होता है। ठीक है, इसका मैग्नेटिक स्ट्रिप्स भी होते हैं, मैग्नेटिक डॉट्स भी होते हैं, और लेज़र बीम ऑफ रेड लाइट भी होती है। अगर किसी ने CD-ROM को ओपन करके देखा हो कि अंदर रेड लाइट भी चल रही होती है, ठीक है, और उसके मैग्नेटिक स्ट्रिप्स भी होते हैं, मैग्नेटिक डॉट्स भी होते हैं जो डाटा को रीड करते हैं। तो ये इनके ऑप्शंस ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने पढ़ा नहीं है CD-ROM के बारे में, जब पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि CD-ROM किस तरह से वर्क करता है। तो ऑप्शन इसके ऑल ऑफ द अबव होंगे। टू रीलोड अ वेब पेज प्रेस द रिफ्रेश बटन। तो ये तो आपको ऑब्वियस है, अगर कोई पेज आपने दोबारा से रिफ्रेश करना है या रीलोड करना है तो आप क्या करते हैं, रिफ्रेश का बटन प्रेस करते हैं। जैसे ये गूगल का पेज है, इसको मैं रीलोड करना चाहता हूँ तो ये रिफ्रेश का बटन है, ठीक है, तो इसी को प्रेस करता हूँ तो वो दोबारा रीलोड हो जाता है। उसके बाद आ जाता है डी डैश कंट्रोल्स अ क्लाइंट कंप्यूटर रिसोर्सेज। अब क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट हम पढ़ चुके हैं। क्लाइंट कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है, मतलब एक सर्वर होता है और बाकी सारे कंप्यूटर आपके क्लाइंट होते हैं। जैसे एग्जांपल दी थी एक कंप्यूटर लैब की, उसके अंदर एक सर्वर बनाया जाता है और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो क्लाइंट्स होते हैं। वो क्लाइंट क्या करते हैं, सर्वर से कोई भी डाटा अगर लेना हो तो वो सर्वर से लेते हैं, ठीक है, जो भी डाटा शेयर करना हो वो सर्वर के थ्रू करते हैं। सर्वर इन तमाम क्लाइंट्स को कंट्रोल करता है कि किसको कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, किसको प्रिंटर की फैसिलिटीज़ देनी है, किसको इंटरनेट की फैसिलिटी देनी है। तो ये तमाम काम कौन करता है, आपका सर्वर करता है। ठीक है, समझ आ रही है। तो सर्वर एप्लीकेशन कंट्रोल्स अ क्लाइंट कंप्यूटर रिसोर्सेज। आपके सर्वर कंप्यूटर्स, सर्वर एप्लीकेशंस क्या करते हैं, क्लाइंट्स के कंप्यूटर्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है द प्रोसेस ऑफ
ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग। अब वो बात कर रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर थ्रू इंटरनेट आप किस तरह से ट्रांसफ़र फाइल कर सकते हैं डाउनलोडिंग की। अब जैसे ही मैंने कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ, वेबसाइट से उस सॉन्ग को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो वो जो सॉन्ग है वो भी किसी कंप्यूटर में ही है, जो वेबसाइट है वो किसी कंप्यूटर में ही रखी है। तो मैंने क्या किया, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से अपने कंप्यूटर में वो चीज़ डाउनलोड कर ली। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस को डाउनलोडिंग। उसके बाद आ जाते हैं विच मीडिया हैव द एबिलिटी टू हैव डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रिटन ऑन देम बाय यूज़र मोर देन वंस। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा बार डाटा को कॉपी कर सकते हैं। अब आपको पता है सीडी रोम ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर एक दफ़ा डाटा कॉपी कर दिया जाए तो उस डाटा को ना मैं डिलीट कर सकता हूँ ना मैं उसके अंदर एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह डीवीडी में भी ना मैं डिलीट कर सकता हूँ डाटा को ना एडिट कर सकता हूँ। लेकिन सीडी री राइट डिस्क, ठीक है, इस डिस्क के अंदर मैं डाटा को एडिट करके बाद में कोई और डाटा भी कॉपी कर सकता हूँ, जस्ट लाइक हार्ड डिस्क। आपकी हार्ड डिस्क भी क्या है, री राइटेबल मेमोरी है। मतलब हार्ड डिस्क के अंदर मैं जो डाटा कॉपी कर दूँ मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ, उसके बदले कोई और डाटा भी कॉपी कर सकता हूँ। इसी तरह एक सीडी रोम की तरह ही एक डिवाइस होती सीडी रोम की तरह ही है, उसको हम सीडी रोम रीड राइटेबल डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी एडवांस फॉर्मेट है, तो उसके अंदर हम डाटा को बाद में एडिट करके डिलीट करके और डाटा भी डाल सकते हैं सीडी रोम के अंदर। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट आर द 4 थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। अब इंटरनेट के लिए हमें कौन सी 4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले टेलीफोन लाइन चाहिए। टेलीफोन लाइन कौन सी, जो आपकी पीटी सेल है, पीटी सेल के लिए आपको एक वायर की ज़रूरत होती है। उसके बाद एक मॉडेम की ज़रूरत होती है जो राउटर वो प्रोवाइड करते हैं। फिर एक कंप्यूटर की ज़रूरत होती है जो आपके पास होता है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है जो आपको आईपी एड्रेस देता है। वो आईपी एड्रेस कौन देता है, आपका पीटीसीएल ही आपको आईपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटरनेट की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स होता है बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। अब ये जो दराज काम कर रही है ये ई कॉमर्स का ही काम कर रही है। मतलब आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑनलाइन आपको सेल भी कर रही है, ठीक है, और उसको बाय भी आप कर रहे हैं। तो ये सेलिंग और बाइंग का जो प्रोसीजर होता है कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, उसको हम ई कॉमर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टोरेज एंड मेमोरी डिफर विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो कह रहा है स्टोरेज और जो मेमोरी है वो किस तरह से हम उनको करेक्टराइज करते हैं, किस तरह से हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब अब मैं कह रहा हूँ कि हार्ड डिस्क सीडी रोम से फास्ट है, तो मैं उनको किस बिना पर फास्ट बोल रहा हूँ, रिलायबिलिटी सबसे पहला ऑप्शन है रिलायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद स्पीड, उसके बाद प्राइस। अब आपको पता है एक सीडी की प्राइस 30 रुपये है और एक हार्ड डिस्क की प्राइस हज़ारों में है। अगर आपको कोई अच्छी डिवाइस चाहिए तो आपको पैसे भी बढ़ने पड़ेंगे। उस पैसे के बदले में आपको क्या मिलेगा, स्पीड भी मिलेगी, और जो आपके हार्ड डिस्क है वो सीडी रोम से ज़्यादा ही चलेगी। सीडी अगर 4-5 दिन या महीना निकालती है तो एक हार्ड डिस्क आपकी 10-12 साल निकाल देगी। ठीक है, रिलायबल है आपकी हार्ड डिस्क। द डैश इज यूज्ड टर्म यूज टू डिस्क्राइब द विंडो दैट इज करंटली बीइंग यूज्ड। अब फॉर एग्जांपल हम ये विंडो करंटली यूज़ कर रहा हूँ, तो इस विंडो को मैं क्या बोलूँगा, एक्टिव विंडो। इस टाइम मेरा क्रोम भी ओपन है लेकिन वो एक्टिव नहीं है। क्यों, मैं इस टाइम मैंने अडोब खोला हुआ है, इस टाइम अडोब ही मेरा एक्टिव विंडो है। समझ आ रही है, जितने भी मैंने और पेजेस खोले हुए हैं वो एक्टिव नहीं है। तो जिस टाइम मैं अडोब रीडर मैंने ओपन किया हुआ है, सिर्फ वही विंडो ही आपकी एक्टिव है। ये भी आपकी एक विंडो है, ठीक है, क्रोम, ये जूम भी आपकी एक विंडो है। ठीक है, जितने भी आपने पेजेस खोले हुए हैं वो एक आप विंडो का नाम दे रहे हैं।
अब वो ये ऑप्शन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था और पीपीएससी के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB, और 1024 KB, अगर 1024 KB हो तो 1 MB बनता है, 1024 MB हो तो 1 GB बनता है, और 1024 GB हो तो 1 TB बनता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बोल्ड पर लिखवाई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये अगेन आपकी कोर्स का नहीं है। द टर्म PCXT रेफर्स टू, ये भी आपके टाइप का नहीं है। नेटवर्क लेयर्स ये एडवांस में आ जाता है आईटी के। ये वाला भी आपके टाइप का नहीं है। ये सारे OSI मॉडल वाले लेयर्स है ना, ये आपके टॉपिक्स की नहीं है। ये आईटी वाले 5th-6th सेमेस्टर में पढ़ते हैं जाकर। ये भी आपके टाइप का नहीं है एमसीक्यूज। ये भी आपके टाइप का नहीं है। हाँ जी, ये एमसीक्यूज आपके टाइप का। एलोकेशन ऑफ ए रिसोर्स इन अ टाइम डिपेंडेंट फैशन टू सेवरल प्रोग्राम सिमुलेटेनियसली कॉल्ड टाइम शेयरिंग। अब वो काम क्या कह रहा है कि एक टाइम में आपने काफ़ी ज़्यादा टास्क ओपन किए हैं। फॉर एग्जांपल क्रोम एक टास्क है, जूम एक टास्क है, और अडोब एक टास्क है। तो इनको मैं किस तरह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या मैं मैनेज करूँगा टाइम शेयरिंग के साथ। अभी फ़िलहाल मैंने अडोब रीडर यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं अडोब रीडर यूज़ कर रहा हूँ, ये बाकी सारी सर्विसेज आपकी पॉज हो जाएंगी बैक एंड पे, उन पे अभी फ़िलहाल कोई वर्क नहीं चल रहा। तो ये किस तरह से विंडो इनको करती है मैनेज, टाइम शेयरिंग से मैनेज करती है। एक काम में काम एक ही और है, लेकिन वो उनको टाइम मैनेजमेंट कौन कर रही है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इनकी टाइम मैनेजमेंट कर रहा होता है। ये आगे आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक्स आएंगे आगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये भी आपके टाइप का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, ये आ जाता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। अब वो कह रहा है ऐसी कौन सी डिवाइस है जिससे हम सिर्फ डाटा को कॉपी कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। इनमें से फ्लॉपी के अंदर जो हम डाटा कॉपी करते हैं उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर भी जो हम डाटा कॉपी करते हैं उसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, सीडी रोम ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर एक दफ़ा हम डाटा कॉपी कर दें तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये सिर्फ रीड ओनली डिवाइस है, जो डाटा है उसको हम बस कॉपी कर सकेंगे, उसके अलावा हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो सीडी रोम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आंसर 3 है और वो सीडी रोम है। ये भी नहीं है आपका। हाँ जी, वो बात कर रहे हैं कि जो डाटा आप स्टोर करते हैं वो किस यूनिट में स्टोर किया जाता है स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। सबसे छोटा यूनिट इधर दिया गया है, बिट्स में भी होता है बेसिकली, लेकिन बाइट्स के अंदर ज़्यादा बड़ा है। अगर जीबी होता तो जीबी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमें सेलेक्ट करना है, तो बाइट्स के अंदर डाटा हम हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करते हैं। अगर जीबी होता तो जीबी करते, एमबी होता तो जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपने सेलेक्ट करना है। हमें पता सबसे छोटा बिट्स है, फिर बाइट्स है, फिर मेगाबाइट है, फिर गीगाबाइट है, फिर टेराबाइट है। ये हम वाइट बोर्ड पे भी मैंने आपको इनका समझा दिया था। ये भी आपका नहीं है। ये एमसीक्यूज़, वायरस स्टैंड फॉर एमसीक्यूज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी के रिलेटेड भी और आपके कोर्स के रिलेटेड भी। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर रीसाइज। तो वायरस की एब्रीवेशन आपका ये बनता है वर्चुअल
इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर रीसाइज। ठीक है, virtual information resource under resize, option 2। हाँ, वो बेसिकली एग्जैक्ट नहीं होता, जैसे हम बोलते हैं VIR US, तो अंडर को इसने यू से किया हुआ है। ठीक है, वी से वर्चुअल, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिसोर्स, यू से अंडर, एस से रीसाइज, एस से उसने रीसाइज किया हुआ है, कोई इशू नहीं है। इसको आप गूगल भी कर लें, क्या पता यहाँ गलत हो। एक मिनट गूगल भी कर लेता हूँ, हो सकता है यहाँ गलत लिखा गया हो। वाइटल किधर है? अच्छा, गूगल में कुछ और बता रहा है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिकोर्स अंडर साइक। ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, गूगल कुछ और बता रहा है और यहाँ पर कुछ और है, ये मैं आपको बाद में कंफर्म बता दूंगा। और ये फैट का भी अक्सर पूछता है, फैट स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। जो आपका डाटा हार्ड डिस्क में होता है वो ज़्यादातर फॉर्मेट फैट में यूज़ किया जाता है। तो ये जब हम हार्ड डिस्क रिलेटेड पढ़ेंगे तो ये PPSC का इम्पोर्टेंट MCQs है, फैट स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। बाकी आपके टाइप के नहीं है। ये रिपीट हो रहे हैं, ये नहीं है आपके टाइप पे। चलें, 11 पेज तक काफ़ी है। 11 पेज में मज़ीद आपके टाइप्स के MCQs नहीं है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप किसी को क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। माइक में शोर आ रहा है, शोर आ रहा है माइक में। म्यूट हो गए हैं। जी, किसी को क्वेश्चन हैं तो पूछें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब आपको आपको क्या क्या समझना है? जैसे तो एक वास्ट फील्ड है ना, अगर मैं इनके एब्रीवेशन में चलता जाऊं। ठीक है। चल, मैं आपको है ना गूगल करके ना जितने भी शॉर्ट एब्रीवेशंस हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। जी वेलकम, जी वेलकम। और कोई क्वेश्चंस? चलें, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है?